नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एयरफोर्स नेवी के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह का। तो दोस्तों, इससे पहले हमने तीन छोटे छोटे वीडियो में तीन छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा किया है और ये हमारा उसी का एक पूरा पार्ट है। हम इस पूरे एक वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वाले वीडियो को देखकर पूरे चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। अगर देखा है तो आप रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अब मैं नहीं, मेरा पेन बोलने वाला है। तो आप यदि एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ वीडियो को देखें, अपने नोट्स बनाते रहें और जो कोई भी आपके पास बुक है उसमें प्रैक्टिस करें, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो हमने आपके लिए पीडीएफ डाली है 200 क्वेश्चन की, वो डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे है, वर्दी टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। सबसे पहली बात आती है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जी हाँ, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर हमारा शुरू कर रहे हैं हम। तो सबसे पहली बात आती है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। आप मुझे बताइए किसे कहते हैं। हाँ, आपने सही बता रहे, जो आप मुझे बता रहे वो मुझे सुनाई दे रहा है, तो आप बोलते रहिए साथ साथ। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसके दो घात होती हैं। हाँ, आप एक तरह सही कह रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमने एक जनरल फॉर्म ले ली। वो फॉर्म है हमारी ax² + bx + c = 0। जी हाँ, ax + bx + c = 0। इस प्रकार की अगर कोई इक्वेशन होती है जिसमें दो घात होती है x की, उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे, जब हमारे पास a0 = 0 हो, तब हमेशा हमारे पास a0 = 0 होना चाहिए। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखने वाले हैं, ax² + bx + c = 0, जहां a0 = 0 हो के प्रकार की सभी समीकरणें द्विघात समीकरण कहलाती हैं। पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए इसे मैं मिटाता हूं। अब बात आती है कि द्विघात समीकरण हमने जान ली कि द्विघात समीकरण क्या होती है। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल। जी हां, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, अभी हमने बात की कि ax² + bx + c = 0, जहां a0 = 0 हो के प्रकार की सभी समीकरण द्विघात समीकरण होती है। अब हमारे पास इस समीकरण की कुछ वैल्यू भी होगी, तो वे मान या वे वैल्यू जो इस समीकरण में रखने पर हमें इस समीकरण का मान देते हैं। जी हां, समझ रहे, वे मान या वे वैल्यू जो हम इस समीकरण में रखें तो हमें इस समीकरण का मान, इसकी वैल्यू मिल जाए, तो इन्हें हम x का मान भी कह सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, वे मान या वे वैल्यू जो द्विघात समीकरण में रखने पर उसे संतुष्ट करते हैं या हमें उसका मान दे देते हैं, वे वैल्यू जी को हम द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण के मैक्सिमम 2 मूल होते हैं और मिनिमम 0 हो सकते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0 तक हो सकते हैं किसी द्विघात समीकरण के मूल। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अब हम बात करें कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, हमने देख लिया। अब बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप मुझे सूत्र बताइए। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, उसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। तो आपने ये सूत्र पहले पढ़ा भी है और याद भी होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या होता है, जल्दी बताइए। हाँ बताइए -b + हाँ आगे बोलिए, ठीक है। -b + √b² - 4ac / 2a। आपने बिल्कुल सही बताया है, यही होता है श्रीधराचार्य सूत्र। और इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी द्विघात समीकरण के आप मूल इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण हमने जो अभी लिखा था यहाँ पर, ax² + bx + c = 0 when a0 = 0। इसमें आपको जो गुणांक है हमारे abc, उनकी वैल्यू रखनी है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। एक में आप प्लस ले लेंगे तो एक में आप माइनस ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर आपको बता दूं कि हम द्विघात समीकरण का हमने फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट हमने माना है और यहीं से मैं मान रहा हूं कि हमारे इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। 2 मूल हमारे पास दिए गए हैं। जी हां, अल्फा तथा बीटा हमने इन मूलों को माना है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक गेम है जिसे हमें खेलना है। आप जितना इंटरेस्ट लेके इस गेम को खेलेंगे उतना आप अच्छे से इसमें
में परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। सो इसे अच्छे से खेलिए रूल रेगुलेशन के साथ, और इसमें मानने का बड़ा खेल होता है, तो मानना जरूरी है हमारे पास। हमने ये माना, एक बेसिक फॉर्मेट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमारे मूल हमने अल्फा बीटा माना। सो अल्फा क्या होगा यहाँ पर, अल्फा बराबर होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं बीटा लिखना चाहूं तो बीटा होगा हमारा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जल्दी से आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, या यहीं पर वीडियो का एक छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पुश करके, या पुश करके आप नोट कर सकते हैं, या दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं इन्हें मिटा सकता हूं अब, और इन्हें हम x की वैल्यू भी कह सकते हैं कि x की वैल्यूज है हमारी। तो ठीक है, चलिए मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के बीच संबंध। ठीक है, यहां से हमने द्विघात समीकरण के मूल तो निकाल लिए, अब यहां पर कुछ संबंध होते हैं द्विघात समीकरण के मूलों के बीच। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, दोनों मूलों का योगफल। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, दोनों मूलों का गुणनफल। और तीसरा हमारा होता है अल्फा माइनस बीटा, दोनों मूलों का अंतर। तो ये हम कैसे निकालेंगे, और आपको इतना बता दूं कि अगर आपको ये याद नहीं है तो पूरा चैप्टर आपका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, इनके बिना पूरा चैप्टर ही अधूरा है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इनके बगैर हो जाएगा। तो इन्हें अगर आप इन्हें समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं कर सकते तो इन्हें रट लीजिए भाई, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं होने वाला आपका। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा, ये होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। तो मैंने तीनों सूत्र आपको लिखवा दिए हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। तो तीनों को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इन तीनों सूत्र को, क्योंकि इनके बिना हमारा पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं है। तो चलिए, आपने शायद ये नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब नेक्स्ट हम पॉइंट की हमारी जो बात कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट है, अभी हमने क्या बात की कि हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। लेकिन अब मैं उल्टा आपसे पूछूं कि आपको वो मूल दे दे और पूछे कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो, आपसे वो बोले कि ये किसी द्विघात समीकरण के मूल है, तो आप वो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैंने इस हेडिंग को नाम दे दिया है अभीष्ट द्विघात समीकरण। क्या दे दिया, अभीष्ट द्विघात समीकरण। अभीष्ट द्विघात समीकरण, मूलों से द्विघात समीकरण ज्ञात करना। तो ठीक है, कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ये हमारे पास एक सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से अगर हमें किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल पता हैं तो हम ये समीकरण की सहायता से, सूत्र की सहायता से वो समीकरण निकाल सकते हैं। मैं इसे दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मैंने छोटा फॉर्मेट लिख दिया, तो इसको नोट कर लीजिए। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं यदि आप उसके मूल जानते हैं तो जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए, आपने लिख लिया होगा, इसे मैं अब मिटा रहा हूं। तो चलिए, अब आप अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इसके बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत कम उठता है। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण और इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, अब वो पार्ट मैं आपको बताता हूं। वो पार्ट है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। जी हां, मूलों की प्रकृति, रूट, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट, ठीक है, मूलों की प्रकृति। तो हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये अब हम इसमें सीखेंगे। तो
आप अपना कंसंट्रेट बिल्कुल सामने बोर्ड पर रखिए, अदर चीजों को छोड़कर। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, जल्दी बताइए। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहां मैं लिखता हूं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है। आपको बता दूं कि श्रीधराचार्य सूत्र में एक टर्म जिसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस टर्म को लिखते हैं, इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसे हिंदी में विभेदक कहते हैं। ओके, इस वाले टर्म से हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, डी किसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ये कहां से आया, श्रीधराचार्य सूत्र से आया है ये। तो अब हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो मैंने इस समीकरण को, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने वाले इस पार्ट को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। चलिए पहला पार्ट अगर हम देखें, हमारे पास ऊपर एक लाइन लिखी होती है थ्योरी की, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तथा जहां पर a b c परिमेय हो तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो अब मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, आपको कोई भी द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके मूल है अल्फा और इसके मूल है बीटा। ठीक है, अब हम इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर d निकालना होगा। क्या करना है, d निकालना है। और यहाँ पर अगर d का मान ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब इसका मतलब होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और साथ ही ये क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग अगर हमारे पास होता है, ये हो तो देखिए वापस इस चीज को समझिए कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको जो समीकरण दी गई है उस समीकरण से आपको d का मान निकालना है, d डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये मान 0 से बड़ा होता है, अगर ये मान 0 से बड़ा होता है और ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है, तब हमारे मूलों की प्रकृति जो होगी वो होगी वास्तविक, मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक परिमेय तथा असमान। वास्तविक परिमेय तथा असमान हमारे मूलों की प्रकृति होगी। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में भी आपको सबसे पहले d निकालना है, और जब आपका d ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब हमारा होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तब हमारे मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो वापस समझिए, सबसे पहले आपको जो द्विघात समीकरण दी जा रही है आप उसे d का मान निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर वो पूर्ण वर्ग होता है तो हमारे मूलों की प्रकृति वास्तविक परिमेय और असमान होगी। ठीक है, अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है तब हमारे मूलों की प्रकृति जो होगी वो होगी वास्तविक अपरिमेय तथा असमान। वास्तविक अपरिमेय तथा असमान हमारे मूलों की प्रकृति होगी। तो ये दो केस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं हमारे तीसरे केस के बारे में। दो केसों में हमें d ग्रेटर देन 0 होगा अगर पूर्ण वर्ग हो, और पूर्ण वर्ग नहीं हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा केस हमारा, यदि आपके पास d बराबर 0 आता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जब आप निकालेंगे तो इसका मान आपके पास 0 आएगा, और 0 आएगा तब हमारे मूलों की प्रकृति जो होगी वो होगी हमारी वास्तविक परिमेय तथा समान। वास्तविक परिमेय तथा समान। तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिए कि सबसे पहले d निकालेंगे। d अगर ग्रेटर देन 0 आता है और पूर्ण वर्ग हो तो ये वाला होगा पहला केस लगेगा। अगर d ग्रेटर देन 0 हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो तो हमारा सेकंड केस लगेगा। अगर d का मान 0 आता है तो वास्तविक परिमेय और समान होंगे। अब चौथे केस की अगर हम बात करें तो मैं पहला वाला एक बार मिटा देता हूं, और चौथे केस में हमारा क्या होगा। अगर चौथे केस में अगर आपके पास आ जाए कि d का मान 0 से कम होता है,
ग्रेटर देन हो गया, इक्वल 0 हो गया। डी का मान अगर 0 से कम आता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है आपके पास, तो आपके मूलों की प्रकृति होगी काल्पनिक। जी हाँ, कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक तथा असमान, काल्पनिक तथा असमान। तो आपके मूलों की प्रकृति आपको शायद समझ में आ गई होंगी कि आप मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। आपको ऑप्शन में वास्तविक, परिमेय, समान, असमान, काल्पनिक, ये ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके कर लीजिएगा यहीं पर। तो चलिए जल्दी कर लीजिए। तो चलिए, आपने शायद नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए, मैं अभी आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद में केवल आपको थ्योरी समझा रहा हूं। अगर हम क्वेश्चन की भी बात करते चले साथ में, तो चलिए एक क्वेश्चन हम इसमें करके देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। तो बिल्कुल आसान है कि आप कैसे ज्ञात करेंगे। आपको ऑप्शन दे देगा, काल्पनिक, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, समान, असमान, वो कुछ भी ऑप्शन बना सकता है। तो सबसे पहले आपको निकालना है डी का मान। डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो क्या होगा? बी का मान है हमारा 4, तो 4 चौक 16 माइनस 4 गुना 2 गुना 6, तो हमारा मान आएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 8 छिके 72, 48 हो गया हमारा यहाँ से। 16 माइनस 48, इसका मान हमारा नेगेटिव आ रहा है। केवल आपको इतना ही देखना कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मान क्या आ गया? नेगेटिव। तो देखिए, पहले केस में ग्रेटर देन 0, सेकंड में ग्रेटर देन 0, थर्ड में इक्वल 0, फोर्थ में नेगेटिव आता है। तो फोर्थ केस अप्लाई हो रहा है, मतलब मूलों की प्रकृति क्या होगी? हमारी काल्पनिक होगी। हमारे मूलों की प्रकृति काल्पनिक तथा असमान होंगे। तो इस तरीके से आप इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो आप बाकी के क्वेश्चन अपनी बुक से करें प्रैक्टिस, या हमारी जो पीडीएफ फाइल है उसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके वहां से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। देखिए, आपको बता दूं, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कोई काल्पनिक या अपरिमेय मूल आपको दे दिया जाए, तब आप क्या करने वाले हैं? तो देखिए, यदि किसी भी द्विघात समीकरण के काल्पनिक तथा अपरिमेय जो मूल होते हैं वो हमेशा एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ये आप हेडिंग, ये नोट आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक तथा अपरिमेय होते हैं तो वो हमेशा एक पेयर के रूप में, एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण का एक मूल p प्लस क्यू आयोटा है, तो इसका दूसरा मूल p माइनस क्यू आयोटा होगा। ओके, दूसरा अगर हम बात करें, अगर आपके कोई द्विघात समीकरण का मूल a प्लस अंडर रूट b है, ये हमारा आयोटा जिस भी नंबर के साथ लगता है तो आयोटा काल्पनिक हो जाता है। अब ये अंडर रूट वाले पार्ट जो अपरिमेय होते हैं, सो a प्लस अंडर रूट भी अगर एक मूल है तो दूसरा a माइनस अंडर रूट b होगा। समझ में आ रहा है आपको कि किसी भी द्विघात समीकरण के काल्पनिक तथा अपरिमेय मूल हमेशा एक जोड़े के रूप में, एक पेयर के रूप में पाए जाते हैं। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं यहां पर। देखिए, आपको वो पूछेगा कि कोई द्विघात समीकरण का एक मूल 2 माइनस 3 आयोटा है, तो उसका दूसरा मूल ज्ञात करो तथा वो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो दूसरा मूल क्या होगा? अगर एक ये है तो अल्फा ये है, तो बीटा हमारा 2 प्लस 3 आयोटा होगा, ये होगा बीटा। अब आपको क्या करना है? वो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके निकाल सकते हैं। अगर हम आयोटा की बात करें तो आयोटा का मान होता है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर का मान हो गया -1, और ऐसे ही आप आयोटा क्यूब, आयोटा 4 आगे निकाल सकते हैं। काफी आसान है, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। क्या लिखना है आपको नोटबुक में? स्टार नोट लगा के लिखना है कि किसी भी
भी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक तथा अपरिमेय हो तो वो हमेशा एक जोड़े के रूप में, एक पेयर के रूप में पाए जाते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल p प्लस क्यू आयोटा हो, एक मूल p प्लस क्यू आयोटा हो तो दूसरा मूल p माइनस क्यू आयोटा होगा। और उसके बाद में यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस अंडर रूट b हो तो दूसरा मूल a माइनस अंडर रूट b होगा। आप ये एग्जाम्पल करके देखेंगे और मुझे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कुछ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़्यादा हमारे जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। आपको वो क्वेश्चन दे देगा कि कोई द्विघात समीकरण है और उसके मूल ये है, आपको उन मूलों से कोई रिलेशन निकालना होगा, या उनकी कोई वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए मान लीजिए आपके पास, मैं यहाँ पर हेडिंग लगा रहा हूँ, यदि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अब हमारे पास हमसे वो वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू मान लो उसने पूछा कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा। दूसरा उसने पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तीसरा उसने पूछा कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्या होगा। चौथा उसने पूछ लिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। पांचवा उसने पूछा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा। सो ये 5 वैल्यू आपको याद रखनी है कि हम इन्हें कैसे ज्ञात करने वाले हैं। वापस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कोई द्विघात समीकरण आपको दे देगा, उसके मूल आपसे दे देगा और आपको इस तरीके से इनकी वैल्यू पूछेगा वो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि हमारे जो मूलों के बीच एक रिलेशन बताया था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। अगर वो आपको याद है तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए मैंने इसे चेंज किया तो क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा हम आसानी से कर देंगे। मूल हमें दिए गए हैं तो मूल हम निकाल लेंगे, या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, इसका मान आप क्या लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, और इसका मान आप क्या लिख सकते हैं सी अपॉन ए। इजी है बिल्कुल। यहां से इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, थर्ड है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो इसे कैसे करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब आगे जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में ही केवल हमें इन्हें चेंज करना है। चौथा है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब पांचवा जो है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये आपको खुद गो करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी देखें, मैं जो जो आपसे पूछता हूं वो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ वास्तव में जो हमसे करवाया जा रहा है वो हमसे होता है। तो इसे आप साथ साथ करते रहे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा पांचवे का। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को आप क्या लिखेंगे और कैसे आप इसे ज्ञात करने वाले हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को यहीं पर पुश करके नोट कर लीजिए। तो चलिए आपने शायद नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं एक बार। अब हम हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक देखिए, अगर आपने पिछले वाले वीडियो देखे हैं तीनों, तो तीनों वीडियो से आपको इस वीडियो में काफ़ी मदद मिल रही होगी, आपको सब कुछ याद होगा तो आप फटाफट मुझे बता रहे होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस पूरे वीडियो को एक बार अच्छे से देखेंगे, 1-2 बार, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक कह दीजिए, कुछ स्पेशल केसेज हैं तो वो आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए। सो मैं स्टार नहीं, यहाँ पर डबल स्टार लगा रहा हूँ और वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इसे स्टार या नोट लगा के नोट कीजिएगा। देखिए पहला केस, हम पहले एक छोटी सी लाइन आप लिख लीजिएगा, यदि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तथा a b c परिमेय हो या अचर हो तब। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए पहला केस जो है हमारा वो है यदि किसी द्विघात समीकरण में, यदि
किसी द्विघात समीकरण में, यदि किसी द्विघात समीकरण में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मैं यहाँ पर द्विघात समीकरण भी लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, a नॉट इक्वल्स टू 0। तो वापस देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल, हो तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। काफी बार ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में आ जाते हैं या कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें दिखने में बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, लगता है कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लेंगे या हमसे होंगे भी नहीं, लेकिन वो जितने खतरनाक वो क्वेश्चन दिखते हैं, जितने वो बड़े होते हैं, वो वास्तव में उतने हार्ड नहीं होते, उतने टिपिकल नहीं होते। उनमें कोई ऐसा मेथड या ऐसी कोई ट्रिक लगती है जिससे वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी हो जाते हैं और वो सेकंडों में हो जाते हैं। तो ये जितने भी मैं आपको 3 पॉइंट यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, इन तीनों पॉइंटों से आपको कुछ क्वेश्चन इजी हो सकते हैं। तो हमारा पहला केस है, यदि किसी द्विघात समीकरण में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल 1 तथा c अपॉन a होगा। द्विघात समीकरण का एक मूल 1 होगा तथा दूसरा मूल c अपॉन a होगा। अब आपको इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे और आप जिस बुक की प्रैक्टिस करेंगे उस बुक में भी आपको कंफर्म ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, देखने को जरूर मिलेगा। सो आप इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें और जो क्वेश्चन बैंक है वहां से क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। तो चलिए नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है, यदि द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के ऋण हो तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के ऋण हो तो, ऋण का मतलब वो केवल चिन्ह में नेगेटिव है एक दूसरे के। कैसे हैं, अल्फा अगर एक मूल है तो दूसरा हमारा होगा माइनस बीटा। ठीक है, ये लाइन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी तब आपको ये करना है, इसमें आपको क्वेश्चन को समझ के ये लगाना है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन में आपको ये लाइन अगर मिल जाए कि द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के ऋण हैं, ठीक है, तब आप अल्फा बराबर माइनस बीटा, और आगे हम इसे सोल्व करते हैं तो इस बीटा माइनस बीटा को इधर भेजेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। और आप मुझे बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। सो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए बराबर 0, और मैं इसे यहां से लिख सकता हूं माइनस बी बराबर 0, सो बी बराबर 0। तो ये हमारा केस हो गया कंप्लीट। मतलब हमारा x का गुणांक 0 होगा, मतलब x वाला पार्ट 0 होगा और आपसे जो पूछा जाएगा वो आ जाएगा। अगर आपको ये लाइन दी जा रही है और आप ये केस लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर या बैक करके जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मैं पहले केस को मिटा देता हूं, अब मैं तीसरा केस और लिखवाता हूं आपको। यहां पर हमारा तीसरा केस भी इसी में थोड़ा मिलता जुलता है। देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के ऋण हो तो हम ये करेंगे। यदि आपको कहा जाए कि यदि किसी द्विघात समीकरण, तीसरा केस है हमारा, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के ऋण ना होने की बजाय एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। क्या हो, व्युत्क्रम हो, तब हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब है वो एक दूसरे के उल्टे हैं बिल्कुल ही। ये हमारा ऋण था, केवल चिन्ह में अंतर था, वो एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 1/बीटा होगा। जब इन्हें आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जल्दी बताइए, ये होता है हमारा c अपॉन ए। सो c अपॉन ए बराबर 1 और यहां से हो जाएगा a बराबर c। तो मतलब हमारा रिलेशन आ चुका है कि x स्क्वायर का गुणांक और जो कांस्टेंट पार्ट है वो दोनों समान होने वाले हैं। तो इससे आपके काफी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मदद मिलेगी। सो जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए ऐसे कि ऐसे, और जल्दी से अपने नोट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को बार बार देखकर आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। जो चीज समझ नहीं आती, कोई पार्ट आपको कंफ्यूज करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे आपको वापस समझाने की कोशिश
करूंगा या कुछ मदद आपकी करने की कोशिश करूंगा। सो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हमारा देखते हैं जल्दी से। चैप्टर हमारा लगभग होने वाला है थोड़ी देर में। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा अब क्या है देखिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है किस प्रकार से होगा। देखिए मैंने हेडिंग आपके सामने अभी लिख दी है कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किसका क्या टाइप का है। यदि देखिए आपको वो देगा कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 कि मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब वह द्विघात समीकरण जिसके मूल हमें दे दिए जाए। मतलब इसे समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। आपको वो एक द्विघात समीकरण देगा और उसके मूल भी देगा, उसके साथ ही वो आपको दूसरे मूल भी देगा और उससे उस मूलों की द्विघात समीकरण पूछेगा। आप सोचेंगे कि ये तो काफी इजी है, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं वो हमारे पिछले वाले सूत्र से। क्या है वो सूत्र जरा पहले बताइए मुझे। x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम इतने पागल नहीं है कि हमें दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना पड़े वो सूत्र जानने के बावजूद भी। तो देखिए आपको बता दूं कि हमारे पास जो मूल जो दिए गए हैं जिनसे हमें निकालनी है और जो द्विघात समीकरण मूल दिए गए इनके बीच एक रिलेशन है, इस रिलेशन से हमें इन्हें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको द्विघात समीकरण दे दी गई है ax² + bx + c = 0, उसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब हमें वह द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल हमें दिए गए हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको 1/अल्फा 1/बीटा मूल दे दिए जाए, दूसरा आपको यहां पर k∆α k∆β मूल दे दिए जाए, तीसरा आपको यहां पर k/अल्फा k/बीटा मूल दे दिए जाए, चौथा आपको यहां पर अल्फा + k बीटा + k मूल दे दिए जाए और पांचवा आपको यहां पर अल्फा - k तथा बीटा - k मूल दे दिए जाए। मैंने 5 केस यहां पर आपके सामने लिखे हैं। तो पहले केस की अगर हम बात करें, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इन दोनों में से एक मूल लेना है। एक मूल ले लिया मैंने 1/अल्फा, इसको हमें x के बराबर करना है। क्यों करना है वो आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं अधिकतम और मूल x का ही मान होते हैं। मैंने बताया था कि x का मान ही मूल कहलाता है। वे वैल्यू वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उन्हें हम x की जगह ही तो रखने वाले हैं। तो हमने x बराबर 1/अल्फा ले लिया। यहां से हमने निकाला अल्फा का मान। अल्फा का मान हमारा आता है यहां से 1/x। अल्फा का मान हमारे पास कितना आ गया 1/x आ गया हमारे पास मान। तो अब हम क्या करेंगे, x का जो मान है उसकी जगह 1/x हम पुट कर देंगे जो हमें समीकरण दी गई है इस समीकरण में। समझे कुछ मेरी बात। सबसे पहले आपको जो नए मूल दिए गए हैं उन मूल में से एक मूल को लेना है और x के बराबर मानना है। x के बराबर माना, फिर हमें वहां से अल्फा का मान निकालना है या बीटा का मान निकाल लीजिए और x की जगह जो नया हमारे पास x का मान आता है वो इस समीकरण में पुट करने पर हमें हमारी इन मूलों की जो समीकरण है वो समीकरण मिल जाएगी। समझ गए। इसी तरह दूसरे केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास k∆α है तो k∆α बराबर x माना, यहां से अल्फा बराबर x/k आ गया। सो x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं k/x/k सॉरी, ठीक है। तीसरे केस में हम क्या करेंगे k/अल्फा बराबर x, तो यहां से हमारा अल्फा का मान आता है k/x, तो x का मान अब हम क्या पुट करने वाले हैं k/x हम पुट करने वाले हैं। 3 केस मैंने आपको बता दिए। चौथा और पांचवा काफी इजी है, काफी सरल है, तो आपको इसे खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण के मूल समानुपाती होने पर, अगर आपको समानुपाती वर्ण द्विघात समीकरण के किसी इक्वेशन में मिल जाए तब आप क्या करने वाले हैं। वहां पर समानुपाती कैसे होंगे पहले वो बता दूं। मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन में दे रहा है 2 द्विघात समीकरण है और दोनों के मूल हैं कि इनके मूल समानुपाती हैं, तब आप क्या करेंगे। तो मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, आपको वैसे ही समझाने वाला हूं। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है a1x² + b1x + c1 = 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है a2x² + b2x + c2 = 0। इनके मूल क्या हैं, समानुपाती हैं, मूल समानुपाती हैं। ये लाइन आपको मिल जाए तब आप कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर
सबसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र सभी को याद है? हाँ बिल्कुल याद है। तो बताइए क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर d का मान क्या होता है जल्दी बता दीजिए। d बराबर डिस्क्रिमिनेंट, हाँ वही क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से आपको पहले समीकरण से d का मान निकालना है, दूसरे समीकरण से d का मान निकालना है। तो यहाँ पे निकाला मैंने d बराबर b1 स्क्वायर माइनस 4a1c1। ठीक है, d का मान निकालो और उसे 0 के बराबर कर दो। क्या करना है? d का मान निकालो और उसे 0 के बराबर कर दो। तो यहां से जब 0 के बराबर किया तो आ गया b1 स्क्वायर माइनस 4a1c1, सॉरी b1 स्क्वायर बराबर 4a1c1। मैंने इसे लिख दिया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हमने दूसरे द्विघात समीकरण से किया। यहां पर d का मान है b2 स्क्वायर माइनस 4a2c2, इसे मैंने 0 के बराबर कर दिया। सो यहां पर आ गया b2 स्क्वायर माइनस 4 बराबर 4a2c2, जिसे हमने दो समीकरण दे दिया नाम। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम करेंगे समीकरण 1 बटा समीकरण 2, और हमारे पास आ गया v1 स्क्वायर बटा b2 स्क्वायर बराबर 4a1c1 बटा 4a2c2। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। हाँ भाई गलती मत करना, स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटेगा यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गई v1 स्क्वायर बटा b2 स्क्वायर बराबर a1c1 बटा a2c2। ये आपको ये संबंध हमेशा ध्यान रखना है समानुपात के लिए। जब भी आपको समानुपात का वर्ड मिले द्विघात समीकरण के क्वेश्चन में, तो ये संबंध आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको जो भी पूछा जा रहा है वो आपका मान यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना है जल्दी कीजिए। तो चलिए मैं बात करता हूँ हमारे अगले टॉपिक की। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा, आपको द्विघात समीकरण दे दी जाए। ठीक है, मैं पहले आपको समझा देता हूं। यदि मान लीजिए आपको कोई द्विघात समीकरण दे दी जाए और वो आपसे कहे कि द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का इतना गुना है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 16 गुना, जितना भी है k गुना, तो आपको वो क्या कहेगा कि कोई द्विघात समीकरण है और उसका एक मूल दूसरे का k गुना है। तब हम क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पर आप स्टार या टॉपिक लगा लीजिए। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का k गुना हो तब आप क्या करने वाले हैं? आपको क्वेश्चन में सीधा देगा कि एक मूल दूसरे का 5 गुना, 6 गुना, 16 गुना, जितना भी है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, k+1 का होल स्क्वायर बटा k बराबर b स्क्वायर अपॉन ac। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है और सीधा लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा सीधा से ठीक। तो चलिए नोट कीजिए। इसके साथ अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, तो वो भी साथ में बताता हूं। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का k गुना है, तब आप ये फॉर्मेट लगाएंगे। लेकिन वो आपसे बोले कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का अनुपात, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का अनुपात P अनुपात Q हो तब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो कैसे करना है, इसी सूत्र को हम देखें कैसे मॉडिफाई करते हैं। P प्लस Q का होल स्क्वायर बटा PQ बराबर B स्क्वायर अपॉन AC। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ स्टार लगा के, P प्लस Q का होल स्क्वायर बटा PQ बराबर B स्क्वायर अपॉन AC। ये सूत्र हमारा नीचे वाले के लिए है। तो दोनों सूत्र बिल्कुल सेम है, मिलते जुलते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है और समझना है। तो चलिए आप नोट कर ले जल्दी से इन्हें। बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की, फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर की, चाहे आप एनडीए के लिए कीजिए, एयरफोर्स के लिए कीजिए, नेवी के लिए कीजिए, किसी के लिए भी कीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटी लेके कह रहा हूं मैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा जो हेडिंग है वो है मूल उभयनिष्ठ हो। तो मूल
उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन होना। तो मूल उभयनिष्ठ हो तो चलिए मूल उभयनिष्ठ हो तो, और पहला टॉपिक है इसके अंदर हमारा कि यदि एक मूल उभयनिष्ठ हो तो मैंने डाल दिया यहां पर सीधा, एक मूल उभयनिष्ठ हो तो, एक मूल उभयनिष्ठ हो तो चलिए अब मैं पहले आपको बता देता हूं कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आएगा कि आपको वो देगा दो एक द्विघात समीकरण उसने इधर दे दी, एक द्विघात समीकरण ये दे दी, दोनों द्विघात समीकरण दे देगा और पूछेगा कि द्विघात समीकरण का एक मूल उभयनिष्ठ है तो मूल ज्ञात कीजिए, या कोई संबंध पूछेगा कि संबंध ज्ञात कीजिए, लेकिन वो आपको दो द्विघात समीकरण देगा कंफर्म है। तो मान लीजिए उसने हमें दे दिया कि a1 स्क्वायर प्लस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, दूसरी है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। हमें दो द्विघात समीकरण दे जा रही हैं और दोनों का एक मूल, दोनों में एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक मूल उभयनिष्ठ है तो मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूं कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, दोनों मूलों का जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उन्हें समान करना है। अगर ये पहले से समान होता है तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उन्हें डायरेक्ट घटा देना है दोनों समीकरणों को। तो पहले स्टेप में दोनों द्विघात समीकरणों को, दोनों द्विघात समीकरणों में एक्स स्क्वायर के गुणांक को समान करके घटाना है। पहला स्टेप वापस समझिए, आपके पास जो दो द्विघात समीकरण दी जा रही हैं, आपको दोनों द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक को समान करना है और फिर दोनों को माइनस कर देना है। अगर वो समान है पहले से तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, सीधा माइनस करना है। आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको जो माइनस करने के बाद एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। जी हाँ, एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। और स्टेप थर्ड की अगर हम बात करें तो स्टेप थर्ड में आपको एक्स का मान किसी भी एक समीकरण में रखना है, और वो रखने के बाद हमसे जो भी संबंध वो पूछ रहा है या जो भी मान वो हमसे पूछ रहा है वो हमारा आ जाएगा। तो समझिए, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको कि मूल उभयनिष्ठ हो तो हमारे टॉपिक का नाम है। अगर हमारे पास एक मूल उभयनिष्ठ हो, आपको वो क्वेश्चन में देगा कि दोनों द्विघात समीकरणों में एक मूल उभयनिष्ठ है, तब आपको क्या करना है, दोनों द्विघात समीकरणों में एक्स स्क्वायर के गुणांक को समान करके घटाना है। पहले से समान हो तो नहीं करना है, कुछ भी घटा देना है। दूसरी स्टेप में आपको x का मान ज्ञात करना है और तीसरी स्टेप में जो x का मान आपके पास आता है वो इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक में रख देना है और आपसे जो पूछ रहा है वो आपका मान आ जाएगा। तो जल्दी से इसे यहीं से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। मैं अब आपको नेक्स्ट लास्ट केस बता देता हूं। तो नेक्स्ट जो हमारा अगला जो केस है वो होगा कि यदि दोनों मूल हमारे उभयनिष्ठ हो तो एक ही जगह मैं यहां पर लिख रहा हूं कि दोनों मूल उभयनिष्ठ हो तो, ठीक है। तो दोनों मूल अगर हमारे उभयनिष्ठ हो तो दोनों मूल उभयनिष्ठ हो तो, दोनों मूल उभयनिष्ठ हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों द्विघात समीकरण ही समान हो गई हमारी, सही है। तो चलिए दोनों मूल उभयनिष्ठ हो गए तो अब हम क्या करने वाले हैं, तब हमारे पास बिल्कुल सीधी स्टेप है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये कंडीशन आपको यहां पर लगा देनी है, क्योंकि जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तभी दोनों के मूल समान हो सकते हैं, उभयनिष्ठ हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये था हमारा द्विघात समीकरण पूरा चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है इस 1-1.5 घंटे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे इस चैनल पर। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे दूसरे चैनल वर्दी को भी सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप PDF फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।